हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो इसको समझिए ध्यान से, ये बड़ा छोटा वीडियो होगा, आसान सा पॉइंट है ये। तो देखिए, सबसे पहला अधातुओं का जो रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको समझना है, ये है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जो हम आपको धातुओं के पॉइंट में भी समझाए थे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, धातुओं के जैसे ये जो अधातुएं होती है, ये भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है, ये अम्लीय होता है। धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होता है, ऐसा हम बताए थे, लेकिन अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। जैसे आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं। मान लीजिए कि या मान लीजिए कि कार्बन है, और कार्बन अधातु का एग्जाम्पल है, और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यानी कार्बन ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड का निर्माण कर दिया, और ये ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल का निर्माण कर देगा। देखिए, ये CO2 जो है ना, जब इसको हम जल में घोलेंगे तो इससे क्या होगा, H2CO3 अम्ल का निर्माण हुआ। यही होता है कार्बोलिक अम्ल, ठीक है, जिसका निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर। तो चूंकि धातुओं का ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको हम अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे। अब इसके बाद आगे चले, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। सल्फर है, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। और जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ कराएंगे तो बनेगा H2SO3। तो H2SO4 वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और यह है सल्फ्यूरक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार ये एसिड का निर्माण हुआ, अम्ल का निर्माण हुआ, जब धातु का ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन किया तो इसलिए धातुओं का जो ऑक्साइड होता है उसको अम्लीय माना जाता है। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या होता है जब अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अधातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखिए, अधातुएं जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि अधातुओं के हाइड्राइड का निर्माण होता है। अधातुएं हाइड्राइड का निर्माण करती है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, ठीक है। अब यहां पे समझना आपको यह है कि कोई एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि सल्फर है, सल्फर का अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा दिए तो इससे क्या होगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वास्तव में ये सल्फर का हाइड्राइड है, जो सल्फर के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो ये सल्फर के हाइड्राइड का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर आगे चलिए, तो तीसरा पॉइंट हम आपको समझा दें, ये क्या है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। यानी ये जो अधातुएं हैं, ये अधातुएं क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण आसानी से कर लेती है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके और अपने क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, और जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। तो यह धातु है जो क्लोरीन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके और क्लोराइड का निर्माण कर दिया। और दो पॉइंट आपको समझना है, और ये है, एक है जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, और ये क्या भाई, तो ये कह रहा है कि जैसे हम लोग धातुओं में क्या पढ़े थे कि बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और बहुत सारी तो ऐसी धातुएं भी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। लेकिन अधातुओं की अगर हम बात करेंगे तो ये सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि जनरली मतलब ये जो अधातुएं हैं, अधातुएं जो है ये सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अधातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद
जब अभिक्रिया करते ही नहीं है तो इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह की बात ही नहीं आएगा। फिर इसके बाद 5वां पॉइंट आपको समझना है, और ये क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए क्या अधातुएं अम्ल के साथ रिएक्शन करती है। तो आपको हम बता दें कि मतलब बहुत कम, जनरली 1 या 2 अधातु ऐसा होगा जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। मेरे कहने का मतलब कि ये जो अधातु है ये जनरली यानी सामान्यतः अधातुएं जो है ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप एक दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही मानकर चलिए कि अधातुएं जो है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक वैसे ही जैसे हम आपको बताए थे कि अधातुओं को तो माना जाता है कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या हो तो सुचालक है। लेकिन इसके बावजूद भी एक एग्जाम्पल निकल जाने से क्या फर्क पड़ता है, पूरे अधातु को तो हम नहीं कह देंगे ना कि सुचालक है। ठीक है, तो इसलिए यहां भी ध्यान में रखना कि 1-2 अधातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन सारे अधातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ये धातुओं के रासायनिक गुण और मैं जो 4-5 पॉइंट बताए थे और इसमें जो 5 पॉइंट बताए ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के आधार पर उसमें क्या अंतर है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है।